हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो लीजिए गाइस, आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले होपफुली आप सब लोगों ने इससे पहले वाले सारे एमसीक्यू सीरीज वाले पार्ट कर लिए होंगे, क्योंकि उसी का अपकमिंग पार्ट हमारे पास में आज होने वाला है, जिसपे हम बात करने वाले हैं कुछ और अलग लेवल के क्वेश्चंस की। मतलब अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अपने इस सीरीज के लेवल को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो आज के पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं उसी नेशनल इनकम के बारे में, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन का पार्ट डिफरेंट होगा। तो भैया, तैयारी के पॉइंट से हमें हर एक चीज को फोकस करना है और आपको रिप्लाई करना है। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। लीजिए लीजिए लीजिए, हमारा पहला प्रश्न। सर, ऐसे क्वेश्चन देख के बड़ी घबराहट सी होती है। घबराहट होती है, आज के बाद नहीं होगी। सुनो ध्यान से बात को। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने कंसेप्ट बैच वाला पार्ट पूरा किया है तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग मिलेंगे। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्वेश्चन गलत होने का चांस है ही नहीं। तो आइए बात कर लेते हैं। जब भी हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें उन्हें कैसे डील करना है आओ बताता हूं। पहले क्वेश्चन रिप्लाई आप लोग करना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट और इनकरेक्ट। आपके एग्जाम में बेटा करेक्ट और आपके पास सुनने से आपके पास करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। तो इसलिए सुनना ध्यान से। बेस्ट वे है स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में गेस करना है क्या वो स्टेटमेंट हमारे किसी कॉन्सेप्ट का पार्ट थी या नहीं थी। आओ बात करें। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे मेरे साथ में। आओ भैया, चलो चलो चलो। तो लीजिएगा, इस बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रही है, रीडिंग करना और देखो यहां से कंसेप्ट भी सीखना। कह रहा है, इन एन ओपन इकोनॉमी डोमेस्टिक इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। रट्टा नहीं मारना, याद करो। हम लोगों ने जब केंजियन थ्योरी सीखी थी, याद आया, कंसेप्ट में सिखाया था, तो वहां एक वर्ड आया था ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ये वर्ड पढ़ाया था मैंने। तो पहले वर्ड जानो। देखो, लिसन टू मी गाइस, ये क्वेश्चन तभी करेक्ट होंगे जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो कंसेप्ट क्या कहता है, ओपन इकोनॉमी किसे कहा गया। पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं, आंसर आप लोग दोगे मुझे, ठीक है। सुनना, ओपन इकोनॉमी किसे कहा जाता है। तो हमने पढ़ा था एन इकोनॉमी व्हिच इज हैविंग इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसी इकोनॉमी जिसका अब्रोड के साथ में आर्थिक लेन देन होता है उसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। याद आया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा है। अब्रोड रिलेशन क्या होता है, अगर बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में हमारा इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है सर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो उसको बोला गया ओपन इकोनॉमी। तो बताओ, अगर इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है तो क्या डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों हमेशा इक्वल रहेंगी। सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या इनकम बराबर रहेगी। नहीं रहेगी सर, सिंपल सी बात। जब आप अपने पास कह रहे हो कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी की जो इनकम है वो कहता है डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई जोड़ते तो बनते हैं नेशनल इनकम। तो बता, दोनों सेम होती है क्या। नो नो नो। तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास में, गलत हो गया। लेकिन अब सेकंड आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। जवाब देना। स्टेटमेंट नंबर 2 गैस करना अपने आप से। कह रहा है, गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर ऑन द फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पीपल बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, वो जो पब्लिक को, देश के लोगों को जो फ्री सर्विसेज देती है, गुड सर्विस देती है, उसको कहते हैं। अब सोच के बताओ, ये वर्ड हम लोगों ने अग्रीगेट डिमांड वाले पार्ट में सीख लिया था, ये कंसेप्ट भी हमने इसको लिख लिया था। तो जवाब दो, इन दोनों स्टेटमेंट में से, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 में से को देखते हुए आपका कौन सा पार्ट आपको सही लग रहा है, बताओ। क्या ऑप्शन ए है बोथ आर करेक्ट, ऐसा है क्या, बताओ। क्या दोनों सही हैं। दूसरा पॉइंट है कि दोनों इनकरेक्ट हैं। तीसरा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सी पार्ट। फोर्थ है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बताओ बेटा, ये आंसर तो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा अगर तुमने इसका आंसर दे दिया तो। बताओ, सोचो, तो आंसर क्या है, बताओ बताओ बताओ, सोचो, गेस करो, मैं बताऊं। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम इक्वल नहीं होती है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके। दूसरी कौन सी है, सर गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है बेटा, एग्जैक्टली सुनना ध्यान से। गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसे कहा जाता है। गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट अपना वो खर्चा जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए करती है, पब्लिक के वेलफेयर के लिए करती है। एक नाम सुना पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सुनते, बीपीएल परिवार वालों को जो अनाज मिलता है, राशन मिलता है, सस्ते में सामान मिलता है, जो गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, रिमेंबर, ग्रांट देती है, क्या है आपके पास में।
all such kind of things, all such kind of expenditure is termed as government consumption expenditure. ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के पास काम करते हैं, सर्विस देते हैं, पैसा लेते हैं, वो उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी सर्विस को कंज्यूम कर रही होती है. ये हमने सीखा था, याद करो. तो बताओ ये क्या है, ये सही हो गया? हाँ सर. तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट. बताओ क्या ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा क्या? नहीं सर, टिक कर लेंगे. डी इज दी राइट आंसर. ये सारे गलत हो गए पहले वाले. समझ में आया? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. समझ में आया पैटर्न? आगे आते हैं. अगला रिप्लाई मुझे आप लोग करोगे, मैं इसमें समझाऊंगा नहीं, ठीक है? मैं बताऊंगा कि क्या कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो बताऊंगा, पहले आप आंसर देंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज. अगेन वही बोला, करेक्ट ऑप्शन को चूज करो. तो स्टेटमेंट दो दी गई है, या तो दोनों करेक्ट होंगी, दोनों सही होंगी, या एक सही एक गलत होगी. सिंपल सी बात, तीन ही ऑप्शन बनते हैं. अब बात करते हैं. पहली स्टेटमेंट कहती है बेटा कॉर्पोरेट टैक्स इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट. पहले तुम रिप्लाई करना, फिर मैं जवाब दूंगा क्या आंसर है इसका, ठीक है? दूसरा स्टेटमेंट 2 कह रहा है फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉइज इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनसेशन इन काइंड. कि एम्प्लॉइज को जो कंपनसेशन मिलता है उनकी सर्विस के बदले, उसके अंदर उनके बच्चों की जो सर्विस, जो बच्चों की एजुकेशन है, वो भी उसी का हिस्सा कहलाता है, लेकिन कंपनसेशन इन काइंड कहलाएगा. तो बताओ स्टेटमेंट 1 एंड 2 के अंदर कौन सी स्टेटमेंट सही, दोनों गलत. बताओ. पहला बोल रहा है बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट. पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट. तीसरा बोल रहा है सर 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट. गैस करो पहले, तुम पहले गैस करो. इसमें बोल रहा है पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट है. तो देखो इसका आंसर तो अपने आप मिल जाएगा भाई, अगर तुम्हें इन दोनों का मीनिंग पता है तो. याद करो जब हमने अपने पास में, अब मैं बताऊं, समझाऊं, हमने अपने पास में जब नेशनल इनकम वाला पार्ट पढ़ा था, याद करो बेटा, कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है? कंपनीज पे लगने वाला टैक्स. और कंपनी पे टैक्स कौन सा लगता है बेटा? याद रखना, सुनना. कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या? जोर से बोलो, जल्दी जल्दी. क्या बोला? कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है? जो कंपनी पे टैक्स लगता है. कंपनी पे टैक्स लगता है बेटा, कंपनीज के ऊपर प्रॉफिट पे टैक्स लगता है. ये बात जानते हैं? जानते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं. बताओ कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगता है, दैट इज 30% फ्लैट टैक्स लगता है, वो कंपनी के प्रॉफिट पे ही लगता है. तो बताओ क्या टैक्स प्रॉफिट का हिस्सा नहीं हुआ क्या? भाई प्रॉफिट पे टैक्स लगा मतलब इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट. तो बताओ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन. बोलो क्लियर हुआ? दूसरा देखना, कह रहा भैया फ्री एजुकेशन. अब बच्चों, एम्प्लॉइज के बच्चों को अगर एजुकेशन दी जा रही है तो बेटा क्या कहलाएगा? वही पैसा एम्प्लॉइज के लिए एजुकेशनल अलाउंस कहलाता है, क्योंकि बच्चों की सर पढ़ाई के लिए. तो है तो उसी का हिस्सा ना. तो भैया जो पूरा पैसा कलेक्टिव पार्ट में एम्प्लॉइज को मिलता है वो उनका कंपनसेशन कहलाता है. तो जवाब दो, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. तो दोनों करेक्ट, तो आंसर क्या आएगा सर? ढूंढ लो कहां पे. दोनों ए इज द राइट आंसर. बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट. समझ में आया? तो याद रखना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका होता है, मेरे लाल सुनना, अभी आगे क्वेश्चन और अलग आने वाले हैं. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करने का तरीका, बेस्ट तरीका होता है अगर आपके पास में कंसेप्ट की क्लैरिटी है. कभी भी आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. समझ में आया? आगे आते हैं. फिर भी किसी को अगर लगता है सर ऐसा कोई क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना. ओके चले आगे आते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं. अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. प्रैक्टिस करो बेटे, प्रैक्टिस. क्वेश्चन नहीं कर रहे खाली, हम अपने कंसेप्ट भी सीख रहे साथ साथ में. ठीक है बताओ. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सुनना, पढ़ना क्वेश्चन. ड्यू टू, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए मैंने आपको. एक फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर है और एक फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर है. दो फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं आपको इन ऑप्शन के साथ में. अब अगेन वही, अब एक चीज देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो बार बार, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है चाहे स्टेटमेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों पार्ट में एक चीज कॉमन है. अगर हमारे पास में हमारे कंसेप्ट वाइज पॉइंट और टॉपिक हमें आता है और इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट का मतलब होता है आपको रीजन पता है, तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता. समझ में आया? ये 20 नंबर पक्के मतलब पक्के. समझ में आया? आओ पढ़ते हैं. बोला ड्यू टू सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन नियर रेजिडेंशियल एरिया. रेजिडेंशियल एरिया के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह को इंडस्ट्री सेटअप करते हो, तो इट इंक्रीजेस ब्लैंक स्पेस बट डिक्रीजेस ब्लैंक स्पेस. बताओ ये क्या है? फैक्ट्री का रेजिडेंशियल एरिया में लगने से क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा? ऑप्शन देखें. ऑप्शन ए कह रहा है वेलफेयर इंक्रीज, जीडीपी डिक्रीज. दूसरा जीडीपी इंक्रीज, वेलफेयर डिक्रीज. बोथ ए एंड बी. अच्छा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. नन ऑफ द अबव. टेल मी, गैस करो. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बताओ, सोचो. आपको ब्लैंक स्पेस को फिल करना, क्या फिलअप करोगे? सोचो, गैस करो, फिर बताऊंगा आंसर में इसका. फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगा कंसेप्ट क्या है. सोचो भैया सोचो. फैक्ट्रीज जब बढ़ती हैं, इंडस्ट्री जब बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है, तो इंडिया के अंदर क्या इंक्रीज होता है? इंडिया में बढ़ती है जीडीपी,
ग्रोस डोमेस्टिक इनकम देश की बढ़ जाती है, लेकिन रेजिडेंशियल एरियाज में अगर फैक्ट्री लग जाएगी तो वहां के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? होगी सर। तो उससे क्या होगा? लोगों का वेलफेयर क्या होगा? बताओ, लोगों का कल्याण हो पाएगा? नहीं सर, उससे प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएंगी। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो बताओ, जीडीपी वेलफेयर कहां लिखा है? जीडीपी वेलफेयर, जीडीपी वेलफेयर, जीडीपी वेलफेयर। बी इज द राइट आंसर गाइस। समझ में आया? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे आता हूं, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये आपके लिए बोला भैया, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस। ये तो सबको पता होगा भाई, ये सबको पता होगा, बताओ। बट अगर मुझे बताओ, क्या इस बेस ईयर प्राइस को मैं कांस्टेंट प्राइस बोल सकता हूं? बताओ। उसने पूछा जीडीपी एट बेस ईयर प्राइसेस इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उसे? याद करो, पढ़ाया था मैंने आपको द टू वर्ड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और वहां पर जीडीपी डिफलेटर वाला टॉपिक भी समझाया था, वहां इक्वेशन भी करवाई थी, वहां पे आंसर भी करवाया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोगों ने किया था। तो बताओ, जिन्होंने कंसेप्ट सीरीज की गारंटी में आंसर गलत हो ही नहीं सकता, पहली बार में क्लिक करेगा, पहली बार में। बताओ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक, अपने देश की इनकम को, डोमेस्टिक इनकम को अगर बेस ईयर के ऊपर कैलकुलेट करते हो, बेस ईयर का मतलब होता है बेटा द कांस्टेंट प्राइस। द प्राइस कौन सा? द कांस्टेंट प्राइस। याद आया कि हमने गवर्नमेंट करती है, एक ईयर को बेस ईयर मान लेती है, रिमेंबर, और उसी ईयर से कंपैरिजन करती रहती है। ओके, तो बताओ मुझे, दैट बेस ईयर प्राइस क्या बोलते हैं? क्या वो नॉमिनल जीडीपी है, क्या वो फैक्टर जीडीपी है, या डिफ्लेटेड जीडीपी है, या रियल जीडीपी है? टेल मी व्हिच इज द राइट आंसर। बताओ बताओ बताओ, गेस करो। सर, आंखें बंद करके इस पे हाथ टिक कर दो, बोला रियल जीडीपी। क्या था? जीडीपी को अगर बेस ईयर पर कैलकुलेट किया जाता है बेटा, उसी को रियल जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी जब करंट प्राइस पे, करंट प्राइसेस पर कैलकुलेट की जाती है, देखो चेक करो, एक नहीं, एक के साथ जितने क्वेश्चन बने वो सीख लो, उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। और इसका पूरा कंसेप्ट देखना है तो क्लास में पढ़ा है, कंसेप्ट बेसिक सीरीज में, वहां जाके देख लेना इसका ऊपर टॉपिक। समझ में आ गया? आगे आता हूं, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये जवाब आप लोग दोगे मुझे। Blank space is considered as an index of the welfare of the people। बताओ, इन ऑप्शन में से बताओ, कौन कौन वेलफेयर इंडेक्स कहलाता है? कौन वेलफेयर इंडेक्स कहलाता है? हालांकि इसके ऑप्शन में एक चेंजेस मैं करूंगा आपके बाद में, बट गैस करो क्या आंसर आना चाहिए। अगर मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, देख के बताना, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, दोनों में से कौन पब्लिक का वेलफेयर इंडेक्स कराता है? अलग से टॉपिक है तुम्हारे पास में, और एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना तुम्हारे पेपर में। बताओ, कौन सा रियल और नॉमिनल में से, रियल और नॉमिनल में से कौन सा जीडीपी पब्लिक का, देश के अंदर पब्लिक का वेलफेयर इंडेक्स माना जाता है? गवर्नमेंट किसको मानती है कि बेस की, अच्छा यार इससे लोगों का भला होगा, इससे लोगों का कल्याण होगा? गैस करो कौन सा है सर आंसर। ऑप्शन है जीडीपी, दूसरा है ट्रांसफर पेमेंट, तीसरा है फैक्टर इनकम, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। बताओ, ट्रांसफर पेमेंट मतलब वन साइडेड पेमेंट, पेंशन ग्रांट ये देना, ठीक है। दूसरा फैक्टर मतलब वही रेंट, लेबर, रेंट कंपनसेशन, इंटरेस्ट वाला पार्ट, ठीक है। बताओ मुझे, क्या ए है, बी है, सी है, डी है? विच इज द राइट आंसर गाइस? तभी पढ़ा ना आपने सर, रियल जीडीपी। तो अगर ऑप्शन में सिर्फ जीडीपी है, जीडीपी टिक करोगे, अगर ऑप्शन में मिलता क्या, तो रियल जीडीपी, तो दैट विल आंसर। बोलो समझ में आया? और ये पढ़ा भी आप लोगों ने, रियल जीडीपी ही कहलाता है बेटा क्या, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या जीडीपी एट बेस ईयर प्राइस, नाम बदल सकता है, ध्यान रखना। तो वही हमारे पास में इकोनॉमी के अंदर क्या बोलता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, वेलफेयर इंडेक्स माना जाता है। इसका रीजन मैं क्लास में दे चुका हूं क्यों माना जाता है, प्रूफ बताया था मैंने इसके ऊपर, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये है आपके सामने। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज टू व्यू द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री? बताओ, ये तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं भाई, कर सकता हूं ना। बताओ, इनमें से, इन चार ऑप्शन में से कौन से तरीके हैं, कौन सा तरीका है किसका, वेज टू व्यू नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री? मतलब नेशनल इनकम चेक करना चाहते हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इन दैट केस कौन सा पैटर्न आप लोगों ने पढ़ा है? गैस करना। अगर देखो, अगर ढूंढोगे ना, इतना आसान है आंसर, ऑप्शन मत देखना, तुम्हें देखते क्लियर होगा, अच्छा हमें तो आता है। तो एक बात बताना मुझे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने तरीके पढ़े आप लोगों ने? सर, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमने 3 तरीके पढ़े। एक हमने पढ़ा प्रोडक्ट मेथड, दूसरा पढ़ा इनकम मेथड, तीसरा पढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।
रिमेंबर, प्रोडक्ट बोला था प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं उसको हम। तो बताओ, 3 मेथड पढ़े थे। हाँ, तो बताओ, पहले चेक करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। दूसरा, सर एज द फ्लो ऑफ इनकम जनरेटेड। तीसरा, एज द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अरे किसको हाईलाइट कर दिया मैंने गलती से, बताओ, गैस करो। सर आपने यहां पे हाईलाइट किया प्रोडक्शन को, यहां किया इनकम को, यहां किया एक्सपेंडिचर को। तो बताओ, 3 ही तो मेथड होते हैं और तीनों के नाम लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन क्या है बताना। डी इज दी राइट आंसर, क्योंकि तीनों की तीनों हमें यहां पे मिल जाते हैं। सिंपल सी बात, समझ में आया? सीधी बात, नो बकवास, समझ में आया? क्लियर है? डन है। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं मेरे लाल, हमें खाली पढ़ना आना चाहिए, और मैं वही चीज सिखा रहा हूं। आप ही कंसेप्ट भी साथ में स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, रिवीजन भी करवा रहा हूं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ो। कह रहा भैया नेक्स्ट द नेट। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है लिटरली। इसका जवाब दिया ना तो मैं मान लूंगा कि हाँ, तुम लोगों ने एग्रीगेट्स की तैयारी की है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स आप लोगों को आते हैं। तो बताओ, क्वेश्चन कह रहा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब अगर मैं बताऊं एनवीएफसी, तो अगर मैं लिखता लिखूंगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्या कोई मुझे ये बताएगा ये नेट वैल्यू एडेड होता क्या है, और क्या मैं इसे और किसी नाम से पुकार सकता हूं? यस और नो, गैस करो पहले, क्योंकि अगर आपने ये आंसर दिया ना तो समझ लूंगा पक्का तुम्हारे टॉपिक तैयार हो गए प्रॉपर तरीके से। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, एनवीएफसी लिखा मैंने। तो क्या इस एनवीएफसी को किसी और नाम से पुकारा जाता है? क्या घर में इसका नाम अलग है, बाहर नाम अलग है? बताओ। हाँ, घर में नाम लिख रहा बबलू, हाँ, बाहर जाके बोला अच्छा ओ ये तो बबलू नहीं है ना, ये तो कौन है, बंटी भैया है। बताओ, टेल मी कौन है? तो जवाब दो बेटा, इसी को क्या बोलते हो, याद करो। नेट वैल्यू एडेड इज टर्म्ड एज एनडीपीएफसी। याद है? वैल्यू एडेड ना, एनडीपीएफसी। अगर वर्ड होता है ग्रोस वैल्यू एडेड, तो ग्रोस वैल्यू एडेड को बोलते हैं। अगर यहां होता है ग्रोस वैल्यू एडेड, तो बेटा इसे बोलते हैं जीडीपी। अगेन, ग्रोस वैल्यू एडेड एमपी लिखते हैं तो बोलते हैं जीडीपी एमपी। तो याद रखना, ये मिक्स मत करना गलती से भी, ठीक है? ओके, इसके रीजन बताऊंगा। कौन से बताया था मैंने? वैल्यू एडेड मेथड में बताया था। अब आगे बात करते हैं। तो बताओ, नेट वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है? बताओ, अगर आपको सिर्फ नेट वैल्यू एडेड निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अगर बच्चों को ये क्लिक नहीं हुआ ना, लिसन टू बोल रहा हूं मैं, अगर तुम्हें ये पता नहीं था कि एनडीपीएफसी कहते हैं इसको, तो यू कैन नॉट फाइंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको पता चल चुका है कि इसी को एनडीपीएफसी बोलते हैं, बताओ क्या पढ़ के आए थे? बताओ। अब बताओ, ऑप्शन देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई बहुत जरूरी है आप लोगों की साइड से। ऑप्शन नंबर ए कहता है वैल्यू ऑफ ग्रोस आउटपुट, या आई कैन यूज द वर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। दूसरा ऑप्शन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड डेप्रिसिएशन माइनस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेसिफिक लेके आया हूं, बताओ। तो बताओ आंसर क्या रहेगा इसका, बताओ, सोचो, गैस करो। मैं बताऊं, सिखाऊं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? आओ दिखाता हूं। गाइस, एक फोकस सामने भी ध्यान देखना जो बोलने वाला हूं। हालांकि मैं क्लास में करवा चुका हूं, बट तुम समझना इस पॉइंट को जिन्होंने नहीं किया हुआ। लिसन टू मी, सुनो ध्यान से। गाइस, वर्ड पूछा गया कि एनडीपीएफसी क्या होता है, ठीक है? सुनो ध्यान से, एनडीपीएफसी क्या होता है? तो हमें तो पता ही नहीं। अब आपने आइटम क्या सीखा कि कुछ आइटम अगर दिया है तो हम निकाल लेंगे, यही तो सीखा है। अब चेक करना, यहां क्या लिखा हुआ है? वैल्यू, फोकस सामने, यहां लिखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर मैं इन दोनों आइटम को चेक करूं, ए और बी के अंदर इन दोनों आइटम को चेक करूं, तो बताओ बेटा क्या बनता है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या सीख के आए थे? सर ये हमने सीखा था, इसी को जीडीपी एमपी बोलते हैं। बोलो, याद आया? सर कहां पे? वैल्यू एडेड मेथड में फॉर्मूला सीखा था जीडीपी एमपी निकालने का, जिसका फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब बताओ, ए माइनस बी, ये अगर लेस कर दूं और माइनस में हटा दूं डेप्रिसिएशन जो यहां लिखा हुआ है, और माइनस में कर दूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब ए माइनस बी माइनस सी कर दूं, तो क्या बन गया? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो चेक करना बेटा, क्या वही एनडीपीएफसी कहलाता नहीं कहलाता? चेक कर लो, और नहीं किया चेक तो एक बार एक काम कर लेना, ये आंसर निकाल लेना कि एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी,
ये आप मुझे निकाल के बताना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे बाद में कि क्या तुम्हारा ये आंसर आया नहीं आया, और क्या ये आंसर एज इट इज वही बना या नहीं बना जो ऑप्शन में दिया गया। तो ए माइनस बी माइनस सी मतलब तीनों के तीनों आंसर ठीक हैं, तो आंसर आया ऑल ऑफ दी अबव। और चेक कर लेना एनडीपीएफसी निकालना है और जीडीपीएमपी दिया हो तो क्या यही आइटम बनता है नहीं बनता। समझ में आया? ये कंफ्यूज करने के लिए दिया या डायरेक्टली जीडीपीएमपी नहीं देके उसने आपको जीडीपीएमपी के आइटम दे दिए स्टार्टिंग के दो वाले। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया? आगे आता हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूं, सुनना। 8 क्वेश्चन कह रहा है लाल, कह रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। बताओ क्या मैंने आपको दो नाम सिखाए थे? किसके नाम सिखाए थे? आओ बात कर। नामकरण किया था हमने, छोटे से बच्चे का नामकरण किया था। वो छोटा बच्चा कौन था? बताओ, टेल मी, गेस करो। क्या बोला? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है बेटा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को अगर कंज्यूम करते हो तो इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन तो उसे क्या नाम दिया जाए? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? क्या नाम दूं? अगर बोला गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का नाम दो तो बताओ इसे तुम क्या नाम दोगे? इस बच्चे को क्या नाम दोगे? से याद करो, 3 वर्ड बोलूंगा, सुनना ध्यान से। पहला वर्ड बोला सब्सिडी कहलाएगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा, टैक्सेस कहलाएगा, ये सब कुछ कहलाएगा। अब मैक्सिमम बच्चे रट्टा मारते हैं, हमारे पास जहां पे हमें ऑल मिल गया हम तो ऑल टिक करके आएंगे। रिमेंबर, बट सोचो, लगाओ दिमाग, सोचो, याद करो बेटा। डेप्रिसिएशन के दो नाम और सिखाए थे कि डेप्रिसिएशन को ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहा जाता है। बोलो याद है? डेप्रिसिएशन का ही नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स बोलते हैं क्योंकि सिंपल सी बात, फिक्स एसेट्स को यूज करने, कंज्यूम करने के बाद में उनकी वैल्यू गिरती है, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और इसी का नाम और भी है, सिखाया था, याद करो, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यही तो वजह है कि हमारे एक भी क्वेश्चन क्लास में गलत नहीं होता। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्लास में मतलब आपके भी गलत नहीं होता जब प्रैक्टिस करते हैं। तो करंट इसी का नाम है। तो बताओ व्हिच वन इज द राइट आंसर? कौन है वो बच्चा? उसका बच्चे का नाम है डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? तो बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया? तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहे, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहे, आंसर तो वही है, डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया? आगे आता हूं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। सोच के तो ना लंबी और इतनी बड़ी लाइन लिख दी, गैस करना क्या होगा। ठीक है, ब्लैंक स्पेस कह रहा है इज डिफाइंड एज ऑल पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू देयर एम्प्लॉइज। प्रोड्यूसर अपने एम्प्लॉइज को जो सारी पेमेंट देता है, सारा पैसा देता है, बाय वे ऑफ वेजेस, सैलरी, अदर पेमेंट मेड इन कैश और काइंड इन रिटर्न ऑफ देयर लेबर सर्विस, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहलाता है? क्या उसी को ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हो? क्या उसको मिक्स्ड इनकम कहते हो? या नन ऑफ द अबव? बताओ कौन सा आंसर है? सर कैसे मजाक कर रहे हो? एम्प्लॉइज को मिलने वाला सारा पैसा क्या कहलाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहलाता है। चाहे वो वेजेस हो, सैलरी हो, बोनस हो, इंक्रीमेंट हो, ऑल सच काइंड ऑफ element or certain kind of money will be termed as compensation of employees। समझ में आया? डन है गाइस? ये था हमारा कौन सा? 9th क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा भैया क्वेश्चन नंबर 10, इन क्लोज्ड इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज नॉट इंक्लूडेड? ये तो जवाब तुम दोगे, मेरे को देना पड़ेगा। ऑप्शन बोल रहा, हाउस होल्ड, लोकल फर्म, लोकल गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो ऑप्शन से रट्टा नहीं मारना, मैं हमेशा बोलता हूं। एमसीक्यू प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में हो, उसी को बोलता है प्रैक्टिस। ये नहीं कि ऑप्शन देख के बताएंगे, ना ना ना। 99% क्वेश्चन तुम्हारे पास में, क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें क्लियर हो जाता है आंसर क्या आएगा, और यही प्रैक्टिस कहलाती है। इफ यू रियली वांट टू चेक कि एक्चुअली प्रैक्टिस है कितनी तुम्हारी, तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। तो बताओ मुझे, याद करो बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी हम लोगों ने कहां पढ़ा था? हमने अपनी कंसेप्ट सीरीज में जब शुरुआत में मैंने आपको कहानी सुनाई थी, याद है? केन्जियन थ्योरी वाली, वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस वाली, याद है? क्या हुआ था, 5 साल दुनिया बर्बाद हो गई थी, क्या था वो कहानी सुनाई थी ना? वहीं पर अजम्पशन कहती क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो दो वर्ड सीखे थे, क्लोज्ड इकोनॉमी वर्सेस ओपन इकोनॉमी। फिर रिप्लाई करना मुझे इस बात का, ठीक है? तो ओपन इकोनॉमी मतलब जिसका अब्रॉड के साथ रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है, और जिसका नहीं है वो कौन सी है? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो यहां क्या सीखा था? अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यहां क्या था? अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस और एनएक्स। तो बताओ बेटा एनएक्स किसको डिनोट करता है यहां पे? ओपन इकोनॉमी के अंदर। बताओ बेटा, तो ओपन इकोनॉमी के अंदर ये एनएक्स डिनोट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। बोला हाँ है ना? लेकिन वही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
क्या क्लोज इकोनॉमी में होता है? नहीं होता। तो आंसर क्या है? क्या वो हाउस होल्ड है? क्योंकि सी इज प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। याद है? भूले तो नहीं हो, लिखवाया था प्रॉपर क्लास में, नहीं चेक किया जाके चेक कर लेना। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड हाउस होल्ड सेक्टर। इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट मतलब फर्म की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की बात कर रहा है, जी इज कॉल्ड गवर्नमेंट। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या नहीं है इसमें? एनेक्स नहीं है। दैट इज द डी इज द राइट आंसर, कि वो ही आंसर हमारे पास में जो कि क्लोज इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन अगर यहां पर ओपन इकोनॉमी होती तो यहां पर बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी उसी का हिस्सा था, उसी का हिस्सा था। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो आंसर मैंने आपको करने के लिए दिया है वो भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं भी चेक करूं कि क्या तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल करेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा। उसी अकॉर्डिंग अगली क्लास के क्वेश्चन भी उसी अकॉर्डिंग प्लान करके बनाऊंगा कि इससे लेवल ऊपर लेके जाना है मुझे या यही लेवल रखना है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कमेंट बॉक्स के, अपने कमेंट्स के ऊपर कि आप आंसर में क्या लिख रहे हैं, क्या मेंशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा आंसर over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पास